हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की नई वीडियो में जिसका शीर्षक है 1919 और 1909 के जो भी सुधार अधिनियम थे, कानून थे, या इनको कहा जाता है मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड की परिस्थितियां या प्रावधान या कानून। इनमें आपको बताना है कि इनसे संबंधित जितने भी नियम कानून थे सरकार द्वारा बनाए गए थे, किस वजह से और क्यों बनाए गए थे, उनका प्रभाव क्या रहा, सारा ही आपको मैं एक ही क्वेश्चन में बताऊंगी। तो स्टार्टिंग में हम पढ़ लेते हैं कि पहले जो विश्व युद्ध हुआ था उसके समय भारत में राजनीतिक दबाव के कारण, यानी परिस्थितियां हमारे भारत में कुछ ऐसी थी कि सरकार बनाने के लिए भारतीय जो थे अग्रसर थे, लेकिन अंग्रेजों की वजह से वहाँ पर काम नहीं बन पा रहा था, तो राजनीतिक दबाव बहुत ज़्यादा था। और भारतीय सहयोग को जीतने की इच्छा के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने भारत में मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार की शुरुआत कर दी थी। भारत में क्या उन्होंने शुरुआत की थी? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जिसमें कि राजनीतिक परिस्थितियों को सुधारने के लिए प्रयोग किए गए थे। तो 1916 तक भारतीय राजनीतिक दल के साथ साथ ब्रिटिश राजनीतिक दलों को महसूस होने लगा था कि भारत सरकार की संरचना में कुछ परिवर्तन जरूरी हैं। यूरोपीय सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध करने से भारतीय सैनिकों के जो भारतीय थे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ा था, और वो चाहते थे कि उन्हें स्वयं शासन चलाने का उत्तरदायित्व दिया जाए, जिम्मेदारी दी जाए। युद्ध करते करते उनसे कहा गया कि यह युद्ध जो है नैतिक मूल्य और विश्व में लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए लड़ा जा रहा है। तो कौन ऐसा कह रहा था? हमारे भारतीय नेता, कि आप युद्ध करो, युद्ध जीतो, और हम भारत में नैतिक मूल्य और लोकतंत्र स्थापित करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन द्वारा समर्थित जो है आत्मनिर्णय के सिद्धांत का आशय था यहाँ पर कि भारत स्वशासन की मांग पर अग्रसर होगा, यानी डिमांड करेगा सबसे ज़्यादा कि हमें स्वराज प्राप्त हो। अब जब यह मुद्दा मान्य हो चुका था कि एक फॉर्मूले द्वारा एक निरंकुश तथा गैर जिम्मेदार कार्यपालिका यानी अंग्रेजों का समन्वय स्वशासित संस्थाओं से करना था, यानी भारत की संस्थाओं से करना था, तो इसके लिए 1919 का अधिनियम पारित होने के पीछे कई कारण थे। पहला, हम यहाँ पे छोटी छोटी इनकी साथ में लिख दिया है मैंने, आप यहाँ अगर इसको लिखोगे तो अलग अलग हेडिंग बना के पॉइंट बना के लिखिएगा अच्छे से क्वेश्चन को, ताकि क्वेश्चन की लेंथ बढ़े और साफ साफ नजर आए आपको कितनी नॉलेज है। पहला कारण क्या था? पार्लियामेंटो सुधार में जो थी त्रुटियां थी, कमियां थी, अपर्याप्त तथा भारतीयों की समस्याओं को समाधान करने में असमर्थ था। कौन? पार्लियामेंटो सुधार। इस वजह से कौन सा आया? चेम्सफोर्ड वाला। ठीक है। दूसरा कारण क्या था? उदारवादियों को खुश करने और उग्रवादियों को कुचलने की ब्रिटिश नीति मनोनुकूल नहीं हुई, यानी मन के अनुसार नहीं हुई। उदारवादी कौन थे, उग्रवादी कौन थे, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। उदारवादी वो थे जो पढ़े लिखे अच्छे घरों से रिलेटेड थे, जो अंग्रेजों की नीतियों को अच्छा बताते थे कि भारत के लिए अच्छी हैं। इनमें कांग्रेस के सबसे ज़्यादा नेता थे। और उग्रवादी कौन से थे? जो कांग्रेस पार्टी से अलग हुए थे, जैसे लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ये इस तरह से भगत सिंह वगैरह सारे उग्रवादी थे। तो इनको कुचलने के साथ साथ ब्रिटिश नीति अपनी इच्छा अनुसार नहीं हुई इनकी, और इसके विपरीत प्रतिक्रिया हुई। दूसरा कारण ये था जिस वजह से इसको लागू किया गया। तीसरा था, लॉर्ड क्रो की नीति से भारतीयों के मन में भयंकर निराशा आ गई थी, जिससे भारतीयों ने स्पष्ट शब्दों में स्वशासन की मांग कर ली। चौथा, पार्लियामेंटो सुधार के पृथक निर्वाचन की मान्यता से अंग्रेजों के मित्र बने मुसलमानों के साथ ऐसी घटनाएं घटी। पार्लियामेंटो का जो दोबारा उन्होंने कहा कि भी इलेक्शन करवाना चाहिए, अंग्रेजों के सहयोगी कौन बने थे? मुसलमान बने थे। उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेज उसके विरोधी हो गए, या वो अंग्रेजों के विरोधी हो गए। अब यहाँ पे पांचवा पॉइंट है कि युद्ध के समय भारतीयों के सहयोग के बदले उनकी आशाओं को पूरा न होने से भारतीयों में असंतोष फैल गया। छठा कारण क्या था? स्वशासन आंदोलन की लोकप्रियता, यानी स्वराज की मांग की लोकप्रियता बढ़ रही थी, और सरकार की दमनकारी नीतियां जो थी वो, उनकी वजह से राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय चेतना, जो क्वेश्चन पहले मैं करवा चुकी हूँ, चरम सीमा पर पहुंच गया था, यानी सब में एकता की भावनाएं जो है प्रज्वलित हो चुकी थी। सेवन्थ यहाँ पे सातवां रीजन है, 1909 के सुधार से सांप्रदायिकता का प्रसार केवल मुस्लिमों तक ही सीमित था, उसे अन्य संप्रदायों में भी बढ़ाने की आवश्यकता थी। सांप्रदायिकता का मतलब यहाँ पे क्या है कि किसी एक संप्रदाय को यहाँ पर ज़्यादा मतलब फॉलो ना करे, उसका समर्थन ना करे, बल्कि सारे धर्मों का सम्मान करे, तो ये उनको बढ़ाने की आवश्यकता थी। आठवां कारण क्या था कि 1916 के लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग व कांग्रेस सहयोगी हो गए थे। 1916 के पैक्ट में जो था लखनऊ पैक्ट बोला जाता है, उसमें जो मुस्लिम लीग थी
वह कांग्रेस की सहयोगी हो गए थे और साथ मिलकर स्वशासन की मांग करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो यहाँ पे 1915 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने भारत में ब्रिटिश शासन के उद्देश्यों की घोषणा की मांग पर राजनीतिक बहस छेड़ दी कि 1915 में उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस में अपने भाषण में अंग्रेजों से खिन्न होकर एक अलग तरह की बहस उन्होंने छेड़ दी। किसने छेड़ दी थी? सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने। इनके जवाब में 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव मोंटेग्यू ने ब्रिटिश संसद में निम्न वक्तव्य यानी अपनी बात कही। किसके समर्थन में और किसके जवाब में? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा के जवाब में उन्होंने ये बात कही कि महामहिम की सरकार की यह नीति थी कि प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों का संयोजन बढ़ाया जाए। स्वतंत्रता या स्वायत्त शासित संस्थाओं का इस बात को ध्यान रखकर विकास किया जाए कि ब्रिटिश साम्राज्य के अविभाज्य अंग के रूप में भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना सरकार का लक्ष्य होगा। तो ये दो बातें थी। और नवंबर 1917 में यानी 2 साल बाद मोंटेग्यू भारत आकर वायसराय चेम्सफोर्ड ने केंद्रीय व प्रांतीय सरकारी अधिकारियों भारतीय नेताओं से विचार विमर्श किया और इस स्टडी के बाद उनकी बातों के बाद उनकी वार्तालाप के बाद 17 जुलाई या 19 जुलाई 1918 को मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। यहाँ पे चेम्सफोर्ड है, ये गलत लिखा हुआ है। चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई जो इनके द्वारा लिखी गई थी, चेम्सफोर्ड के द्वारा, जिसे ब्रिटिश संसद ने 1919 में भारतीय औपनिवेशिक प्रशासन के लिए नया विधान बनाया, नया कानून बनाया। किसके लिए? भारतीय औपनिवेशिक प्रशासन के लिए, जो 1921 में लागू हो गया। अब 1919 के अधिनियम से केंद्रीय सरकार में परिवर्तन हुआ। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का एकदम से परिवर्तन, जबकि विधानसभा के संगठन में काफ़ी परिवर्तन किया गया, जिसका लक्ष्य सदन की शक्ति में वृद्धि करना नहीं था। यहाँ शक्ति का वृद्धि का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा मेंबर उन्होंने नहीं लिए, बल्कि इसे और अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाना और सरकार पर प्रभाव डालने के और अवसर प्रदान करने इनका लक्ष्य था। हर शाखा में भारतीयों के बढ़ते हुए संयोजन यानी भागीदारी की नीति के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 भारतीय होने की डिमांड रखी गई, जिसमें उन्होंने इनको अलग से विभाग भी दिए। ये सदस्य गवर्नर जनरल व इसके माध्यम से भारतीय सचिव के प्रति जवाबदेही थे, न कि भारतीय विधानसभा के। तो ये बात उनकी गलत थी। जैसे कि अब कोई भी संसद का मंत्री कुछ कार्य करता है तो राष्ट्रपति के या संसद के प्रति जवाबदेही होता है, लेकिन इनमें क्या था कि ये भारतीय सचिव जो कि अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था उसके प्रति इन्होंने जवाबदेही रखी। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधानसभा की व्यवस्था हो गई है। जैसे कि आपको पता ही है, उच्च सदन काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है, जिसमें राज्य परिषद होती है, में कुल 60 सदस्य थे, जिनमें से कम 33 निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्यों में से अधिक 20 सरकारी हो सकते थे, जो कि आजकल 2 हैं और 2 भी नहीं हैं, 2020 के बाद खत्म हो गया। इसका कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है, जो कि आज भी है। निम्न सदन यानी हमारी लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के कुल 145 सदस्यों में 104 निर्वाचित सदस्य थे, जिसमें कि जैसे हमारी आज है 250 सदस्य होते हैं राज्यसभा में और 550 सदस्य होते हैं लोकसभा में, जिसमें से 550 के आसपास या 545 के आसपास सदस्य ही रहते हैं। 250 में से 242 या 240 के आसपास सदस्य ही कार्यरत रहते हैं, जिसमें इन्होंने तब के टाइम क्या रखे थे? सिर्फ लोकसभा में कितने थे इनके? 145, जिसमें से सिर्फ 104 ही कार्यकारी सदस्य थे और 52 का सामान्य यानी जनरल, 30 का मुस्लिम, 2 का सिख और 7 का जमींदार, 4 का भारतीय व्यापारिक संघ और 9 का यूरोपीय वर्ग से चुनाव होना था। तो ये आज के चुनाव के बिल्कुल विपरीत है। सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल में सिखों व यूरोपियों को भी शामिल किया गया। प्रांतों में इन स्थानों का वितरण इनकी जनसंख्या के आधार पर नहीं बल्कि उनके महत्व पर आधारित था। यानी आजकल तो क्या होता है, जनसंख्या के ऊपर प्रतिनिधि खड़ा होता है, लेकिन पहले क्या था? महत्व पर, यानी उनके काम पर ज़्यादा चुनाव होते थे। सदन का कार्यकाल 3 वर्ष का था, जो कि आज 5 साल का है। निर्वाचन में चुनाव की प्रत्यक्ष प्रणाली को भी अपनाया गया, जो आज भी है। राज्य परिषद का मताधिकार उच्च सेपति धारक अर्थात 10 से 20 हजार वार्षिक आय पर एक कर चुकाने, 750 से लेकर 5000 तक भूमि कर चुकाने वालों को प्राप्त था। मत डालने का, वोट डालने का अधिकार किसको प्राप्त था?
जो 10 से 20 हज़ार वार्षिक आय पर टैक्स देता हो, या 750 से लेकर 5,000 तक की लैंड रेवेन्यू टैक्स वगैरह देता हो। जबकि विधानसभा का मताधिकार जो राज्यों में होता है 2 से 5,000 का वार्षिक कर देने वाला और 50 से 150 भूमि कर देने वाला या 180 रुपये वार्षिक किराया चुकाने वालों को ही वोट देने का अधिकार था। यह शर्त प्रांतों में भिन्न भिन्न प्रकार से लागू थी। वोट डालने में विधानसभा की अपेक्षा राज्य परिषद की शर्तें ज़्यादा कठोर थी। स्त्रियों को वोट डालने का उस टाइम बिल्कुल भी हक नहीं था। विधानसभा की शक्तियाँ व कार्य करीब करीब पहले की तरह ही रहे। केवल एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ था कि प्रांतीय तालिका में उल्लिखित यानी कि उसमें डाले हुए जितने भी विषय थे उनमें विधेयक को पेश करने के लिए गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी, जो कि आज नहीं है। पहले पेश कर देते हैं, उनसे बाद में पूछते हैं। निषेधाधिकार डे के प्रयोग के अतिरिक्त उसे प्रमाणित करने की शक्ति यानी उसे लागू करने की शक्ति भी, अर्थात वह किसी भी कानून के ऊपर बनाया जा सकता है और उसकी दृष्टि में आवश्यक था, भले ही उस सदन को नामंजूर कर दिया गया हो। यानी कि उसमें ये विधेयक जितने भी लागू करने थे उनकी दृष्टि से वो जरूरी होते थे, बेशक सदन ने या संसद ने उनको क्या कर दिया, नामंजूर कर दिया हो, लेकिन लागू हो जाते थे। सवाल पूछने का कार्य क्षेत्र बढ़ाया गया, प्रश्नकाल होता है जैसे संसद में, उनको बढ़ाया गया। अब सभी सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। भारत की गृह सरकार के संविधान में भी परिवर्तन किया गया। इंडिया काउंसिल की सदस्य संख्या 15 से घटाकर कम से कम 4 या 8, अधिक से अधिक 12 कर दिए गए और इसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए नियत कर दिया गया। यानी चेंजेस होते जा रहे हैं। काउंसिल में 3 भारतीयों को नियुक्त करने का प्रावधान। भारत मंत्री व उनके कार्यालय का वेतन भारतीय करदाताओं का नहीं अपितु ब्रिटिश नागरिकों का उत्तरदायित्व बन गया था। अब यहाँ से सैलरी कहाँ से आती थी? अंग्रेजों की तरफ से, जो कि भारतीय टैक्स नहीं देते थे। तो इसके अलावा इंग्लैंड में भारत के लिए उच्च आयुक्त की नियुक्ति की व्यवस्था की गई कि भारत में इंग्लैंड से कोई आएगा और उसको यहाँ पे उच्च आयुक्त की नियुक्ति के लिए पेश किया जाएगा। इसके वेतन का व्यय भारतीय साधनों से ही होना था, यानी भारतीय देंगे। इसका कार्य भंडार खरीदना और इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की देखभाल करना था, यानी कि एम्बेसडर। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के कार्यक्षेत्रों का सीमा निर्धारण आवश्यक हो गया था। यानी केंद्रीय सेंट्रल और राज्य के जितने भी सरकारें थे उन सबको अलग अलग इन्होंने काम दे दिए। केंद्रीय विषयों में विदेश, राजनीतिक संबंध, सार्वजनिक ऋण, तटकर, सीमा शुल्क, मुद्रा, संचार आदि थे। जबकि प्रांतीय यानी राज्यों में स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं, कृषि, वन कानून, शांति व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि होता था। भारतीयों को आंशिक उत्तरदायित्व की सार्थकता तभी हो सकती थी जब प्रांतीय विकास के लिए प्रांत सरकार भारत सरकार पर आश्रित न हो। यानी उनको जब से ज़्यादा काम कब मिलेगा? जब उनकी सरकार जो है भारत पर आश्रित न हो। इसी कारण इस एक्ट में केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों के लिए अलग अलग राजस्व स्रोतों की यानी टैक्स लेने की व्यवस्था की गई। यानी सेंटर अलग से टैक्स लेगा, टैक्स लेगा और राज्य अलग से टैक्स लेंगे। अंग्रेजों का एक प्रभावशाली दल, राउंड टेबल का सबसे प्रमुख सदस्य लियोनिल कार्टिस था। उसने माना कि बिना कोई प्रशासनिक उत्तरदायित्व प्रदान किए हुए विधान परिषदों में चुने हुए प्रतिनिधियों का बहुमत स्थापित करने में निरंतर विद्रोह या विरोध की स्थिति उत्पन्न होती रहेगी। उसने अनुभव किया कि प्रशासनिक उत्तरदायित्व यानी सरकारी कोई भी हम काम दे देंगे तो विधान परिषदों में जो भी चुने हुए प्रतिनिधि होंगे वो उनको बहुमत स्थापित करने के लिए निरंतर विरोध की स्थिति से गुजरना पड़ेगा। इसलिए उसने प्रांतों में हैद शासन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जिसका अर्थ था एक ऐसी सरकार जिसमें सर्वोच्च शक्ति संयुक्त रूप से दो या व्यक्तियों से या 2 राज्यों से या 2 संस्थाओं को प्रदान की गई हो। इसी के आधार पर प्रांतीय सरकारों में परिवर्तन किए गए। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश भारत के 9 गवर्नरों द्वारा शासित प्रदेशों में द्वैध शासन स्थापित की गई, जबकि 7 अन्य क्षेत्र अभी भी चीफ कमिश्नर के ही अधीन थे। प्रांतीय विषयों को 2 समान भागों में सुरक्षित और हस्तांतरित, यानी सुरक्षित क्या होता है? रिजर्व। हस्तांतरित क्या होता है? जो जिसमें कोई भी 2 केंद्र और राज्य इंटरफेयर कर सकते हैं, में बांट दिया गया। गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों को सुरक्षित विषयों का प्रशासन करना था और कार्यकारिणी परिषदों की संख्या 4 से अधिक नहीं होनी थी, जबकि हस्तांतरित विषयों को गवर्नर के मंत्रियों के साथ मिलकर उसकी हेल्प करना था।
इन मंत्रियों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा विधान परिषद के उच्च निर्वाचित सदस्यों द्वारा की जाती थी, जिनकी संख्या 2-3 हुई होती थी। मुख्यतः 4 विषय स्थानीय स्वायत्त शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि से संबंधित क्षेत्र हस्तांतरित में थे, यानी इंटरफेयर इनमें की जा सकती थी केंद्र राज्य दोनों द्वारा। बाकी सभी विषय सुरक्षित थे। सुरक्षित और हस्तांतरित विषयों के लिए आय के साधनों के पृथक रूप से व्यवस्था नहीं की गई थी, यानी आय दोनों तीनों एक ही जैसे उन सबसे एक ही तरीके से की जाती थी। सेंट्रल तौर पर ही वहाँ पे इनकी आय का स्रोत था। इन सभी प्रांतों में एक सदनीय लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण किया गया, जिसमें गवर्नर की कार्यकारिणी, निर्वाचित सदस्य, यानी पहले राष्ट्रपति की जगह गवर्नर होते थे, गवर्नर की कार्यकारिणी, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य ही होते थे। इनमें सरकारी सदस्यों की 20% से अधिक और निर्वाचित सदस्यों की 70% से कम नहीं हो सकती थी संख्या। विधानसभा का आकार एक प्रांत से दूसरे प्रांत से भिन्न भिन्न और अधिकतम सदस्य बंगाल में कुल 140 थे और न्यूनतम आसाम में कुल 53, जो कि शुरू में कितने बताए थे मैंने, 150। तो ज़्यादा से ज़्यादा 140 और कम से कम 53। प्रांतों में भी वोट डालना जो था मुख्य रूप से संपत्ति विषय की योग्यता पर आधारित था। जिसके पास ज़्यादा पैसा वो वोट डालेगा। और ये सभी 2000 से अधिक वार्षिक आय पर कर, 36 रुपये वार्षिक किराया, 3 रुपये से अधिक म्यूनिसिपल कर देते हों। मतदाता होंगे। महिलाओं को मताधिकार या चुनाव खड़े होने का अधिकार प्रदान नहीं किया जाता था। प्रांतीय सभाओं में पृथक और प्रतिनिधित्व दिया जाता था। ग्रामीणों में 10 से 50 रुपये मालगुजारी देने वाले मतदाता होंगे, यानी पैसा जो दे सकता था, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जो भरता था उसी को वोट डालने का अधिकार था। तो इसमें ब्रिटिश भारत में 25 करोड़ जनता में से केवल 53 लाख ही मतदाता थे, वोटर थे। अब यहाँ पे वस्तुतः द्वैध शासन की संपूर्ण धारणा एक गलत सिद्धांत पर आधारित थी। प्रशासन एक प्रकार का संगठन होता है जिसमें 2 भागों से अलग नहीं किया जा सकता। विषयों के आरक्षित और हस्तांतरित बटे होने की वजह से भी मंत्री और कार्यकारिणी परिषद एक दूसरे से स्वतंत्र कार्य नहीं कर पाते थे, क्योंकि आरक्षित की हेल्प कौन करता था, हस्तांतरित करता था। तो इस वजह से एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं थे। ये दोनों शाखाओं के जो महत्व थे, इनके उद्देश्य की एकता नहीं हो सकती थी, यानी इनके जो मेन उद्देश्य थे उनमें एकता नहीं पाई जाती थी। जैसे सिंचाई आरक्षित तो कृषि हस्तांतरित विषय था, और शांति व्यवस्था सुरक्षा तो धार्मिक संस्थान हस्तांतरित विषय था। यानी इनमें बताया जाता है कि मान लीजिए कृषि को इसने किस में डाला था, हस्तांतरित में डाला था, और सिंचाई को किस में डाल दिया, आरक्षित में डाला था। तो ये एक तरह से एक नहीं हो सकते थे। और जितनी भी शांति व्यवस्था थी वो सारी की सारी आरक्षित में, तो धार्मिक संस्थान किस में थे, हस्तांतरित विषय थे। तो कई बार तो आरक्षित और हस्तांतरित विषयों के विभाजन स्पष्ट ही नहीं थे। प्रशासन के दोनों भाग आपस में विरोधी होते थे। मंत्री जनता के प्रतिनिधि होते थे, जबकि कार्यकारिणी पार्षद नौकरशाह होते थे, इनके नीचे काम करते थे। जिसमें मंत्रियों की स्थिति गंभीर थी। उन्हें 2 स्वामियों, गवर्नर और विधान परिषद दोनों को खुश करना पड़ता था। गवर्नर ने मंत्रियों को संयुक्त मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व की भावना को पनपने ही नहीं दिया। गवर्नर ने क्या किया, मंत्रियों में जो संयुक्त मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व की भावना होती है उसको पनपने ही नहीं दिया था कि एक साथ तुम काम कर ही नहीं पाओगे। कई महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों से मंत्रणा नहीं की जाती थी, यानी उससे सोच विचार नहीं किया जाता था। मंत्रियों को अपने विभागों पक्ष पर पूर्ण नियंत्रण भी नहीं दिया गया था। मंत्रियों के कार्यकारिणी या निर्माणकारी विभाग दिए गए थे केवल, परंतु उसके लिए उन्हें धन उपलब्ध नहीं होता था, पैसा नहीं दिया जाता था, क्योंकि वित्त विभाग सुरक्षित विषय था और ये मंत्री निर्माण कार्य ये किस में थे, हस्तांतरित में। इस कारणों से द्वैध शासन एक तिरस्कृत प्रणाली ही रहकर या बन के रह गई। इस तरह इस एक्ट में मुख्य 3 त्रुटियां थी। पहला, अब इनको अलग लिखिएगा आप। पहली, केंद्र में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार नहीं थी। दूसरा, वोट डालने का जो निर्णय इन्होंने था वो सुदृढ़ किया गया, यानी औरतों को इनमें आज़ादी नहीं थी। तीसरा, प्रांतों में द्वैध शासन लागू करना, जिसे कार्यान्वित करना कठिन था, यानी कि उसको लागू करना कठिन था, ये लिख सकते हो आप। इस प्रकार की पद्धति तभी कारगर होती है जब दोनों ही भागों में परस्पर विश्वास हो, दोनों को बराबर काम दिया गया हो, दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हो। अब लीग व कांग्रेस ने इस एक्ट को निराशाजनक और मुस्लिम लीग ने असंतोषजनक कहा। इस एक्ट के कुछ अच्छे परिणाम निकले। इसके द्वारा भारतीय जनता के सुशासन का कुछ प्रशिक्षण भी मिला। भारतीय जनता को सुशासन का कुछ यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी गई। पहले की अपेक्षा मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई। नौकरियों में भारतीयकरण की प्रवृत्ति के कारण प्रोत्साहन से भारतीय कुछ विभागों में अध्यक्ष भी बन गए। स्वराज दल चुनावों द्वारा विधानमंडल में पहुंचकर सरकार की वास्तविकता तथा जनता की मांगों की ओर उनकी आंखें खोली गई। उससे जनता में प्रसार किया गया कि सुधारों के मायाजाल में फंसकर स्वतंत्रता के उद्देश्य को भूलना नहीं चाहिए।
फलस्वरूप 1935 के एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की बजाय स्वायत्तता यानी आज़ादी की स्थापना कर दी गई। अपनी कमियों के बावजूद इस अधिनियम का महत्व कभी कम नहीं था। कमियां यहाँ पे मैंने 3 बताई हैं इसमें, क्योंकि द्वैध शासन की व्यवस्था अंतिम लक्ष्य और स्वराज की ओर ले जाने वाला मार्ग का पहला पड़ाव थी। कमियों के बावजूद भी क्या थी? स्वराज, आज़ादी, स्वायत्तता की तरफ जाने वाला पहला पड़ाव थे। तो ये क्वेश्चन आपका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं अलग अलग करके लिखिएगा, ताकि क्वेश्चन की आप लेंथ बना सको, इंप्रेशन दे सको और अच्छे मार्क्स पा सको।